हेलो स्टूडेंट, अभी तक हम बजट चैप्टर में बजट की मीनिंग और उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमें बजट के कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है। गवर्नमेंट बजट के स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम सोचें तो ये स्ट्रक्चर 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पूरा बजट जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, वो पहला पार्ट होता है उसका रेवेन्यू बजट और दूसरा पार्ट होता है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट डील्स विद द रेवेन्यू एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट, यानी जो गवर्नमेंट का ये बजट क्रिएट हो रहा है उसके रेवेन्यू एस्पेक्ट को एक्सप्रेस करता है। कैपिटल बजट डील्स विद द कैपिटल एस्पेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट, यानी इसके कैपिटल एसेट्स में कितना चेंज हो रहा है या कितनी कैपिटल क्रिएट हो रही है, उस एस्पेक्ट्स को एक्सप्रेस करता है। और ये दोनों पार्ट, गवर्नमेंट बजट के ये दोनों मेजर पार्ट फिर सब डिवाइड हो जाते हैं दो पार्ट में। रेवेन्यू बजट रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के फॉर्म में डिवाइड होता है, और कैपिटल बजट कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के फॉर्म में डिवाइड होता है। अब हमें ये जानना है कि रेवेन्यू रिसीट्स क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या हैं, कैपिटल रिसीट्स क्या हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। इनको हम एक एक करके अभी डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर पूरे स्ट्रक्चर को यहीं पे हम समराइज कर लें तो रेवेन्यू रिसीट्स फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। पहला पार्ट उसका टैक्स रेवेन्यू बनता है और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस बनते हैं। टैक्स रेवेन्यू यानी जो टैक्स सिस्टम है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला उसका डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। तो जो गवर्नमेंट बजट के 2 मेन कंपोनेंट बने, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट, उनके फिर दो बाइफर्केशन हुए और फिर जो है रेवेन्यू रिसीट्स के भी बाइफर्केशंस हुए हैं। अगर इस पूरे बजट को हम समराइज कर दें तो जो रिसीट्स हैं, चाहे वो रेवेन्यू रिसीट्स हों चाहे वो कैपिटल रिसीट्स हों, उनको एक साथ रख सकते हैं। और जो एक्सपेंडिचर हैं उनको हम एक साथ रख सकते हैं। जो रिसीट्स होंगी उनको हम बजटरी रिसीट्स कहते हैं, बजटरी रिसीट्स, और जो खर्चे होते हैं उन्हें कहा जाता है बजटरी एक्सपेंडिचर, बजटरी एक्सपेंडिचर। तो इस तरीके से हम बजटरी रिसीट्स और बजटरी एक्सपेंडिचर को बाद में कंपेयर भी करेंगे जब हमें बजट के डेफिसिट या बैलेंस के बारे में जानना होगा। तो ये एक ओवरऑल गवर्नमेंट बजट का कह सकते हो स्ट्रक्चरल बेस है, जहाँ पे हम रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट, फिर रेवेन्यू बजट को 2 पार्ट में डिवाइड करके और कैपिटल बजट को 2 पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। अब हम आते हैं इस बजट के जो कंपोनेंट हैं उनको उनका डिटेल जानने की कोशिश करते हैं कि रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं। तो हम बजटरी रिसीट्स को पहले देखेंगे, यानी रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स को पढ़ेंगे। फिर बजटरी एक्सपेंडिचर को पढ़ेंगे, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बजटरी रिसीट से, और बजटरी रिसीट के पहले पार्ट रेवेन्यू रिसीट को समझने की कोशिश करते हैं। अब रेवेन्यू रिसीट्स होती क्या है, पहला क्वेश्चन तो यही अराइज होता है। अगर रेवेन्यू रिसीट को डिफाइन किया जाए तो उसकी डेफिनेशन इस तरीके से हो सकती है, रेवेन्यू रिसीट्स रिफर टू दोज रिसीट्स व्हिच नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये जहां पे दोनों कंडीशंस, यहाँ पे आप देखिए बोथ कंडीशंस,
जहां पे सेटिस्फाई होगी। गवर्नमेंट की रेवेन्यू कोई, अगर आप कोई गवर्नमेंट की रेवेन्यू सोर्स लें और वो रेवेन्यू सोर्स इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है, तो वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट होगी। यानी ऐसी कोई गवर्नमेंट की रिसीट जो ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट कर रही है और ना तो गवर्नमेंट की असेट में कोई रिडक्शन ला रही है। लायबिलिटी और असेट्स आप समझते ही होंगे। तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी में कोई चेंज ना हो, डू नॉट कॉज लायबिलिटी एनी कॉज ऑफ गवर्नमेंट लायबिलिटी and does not lead to reduction in the assets of the government। जहां पे ये दोनों कंडीशन आपको ध्यान देना है, जहां पे ये दोनों कंडीशन फुलफिल हों, ऐसे सोर्स को, गवर्नमेंट के ऐसे इनकम सोर्स को रेवेन्यू रिसीट कहा जाता है। अब इसको हम एक एग्जांपल से अगर समझने की कोशिश करें तो टैक्स एक गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट। अब यहीं पे हम समझ लेते हैं टैक्स है क्या। जब तक आप टैक्स के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक टैक्स की प्रॉपर्टीज नहीं जानेंगे, उसको कैटेगराइज करने में आपको प्रॉब्लम होगी कि ये रेवेन्यू रिसीट है कि या कौन सी रिसीट है गवर्नमेंट की। तो अगर टैक्स की डेफिनेशन दी जाए तो टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट, नो वन कैन रिफ्यूज टू पे इट। गवर्नमेंट अपने सिटीजन, कंपनियों, इंडिविजुअल और कंपनीज से टैक्स लेती है और कोई भी इसको रिफ्यूज नहीं कर सकता। बीइंग अ सिटीजन या इस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होने के नाते कंपनीज को ये टैक्स पे करना ही करना। दूसरी टैक्स की जो प्रॉपर्टी है, tax receipts are spent by government for common benefit of people in the country, but a taxpayer cannot expect that the tax amount will be used for his direct benefit। टैक्स देना सबको कंपलसरी है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्टेशन ना रखे कि वो पूरा का पूरा अमाउंट जो उससे वसूला गया उसी के ऊपर खर्च कर दिया जाए। नॉर्मली गवर्नमेंट इस रेवेन्यू सोर्स को लोगों के वेलबीइंग, लोगों के बेनिफिट के लिए खर्चे करती है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि गवर्नमेंट इसी मद में खर्च करे। तो टैक्स तो एक कंपलसरी पेमेंट है जो हर सिटीजन को अपनी गवर्नमेंट को देना है, हर कंपनीज को गवर्नमेंट को देना है, इंडिविजुअल हो चाहे कंपनी हो, सबको गवर्नमेंट को देना है। और उसके बदले में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर, कंपनी या इंडिविजुअल के ऊपर वो रिटर्न के फॉर्म में खर्चे कर देगी। तो टैक्स कैसे रेवेन्यू रिसीट हुआ? टैक्स जो गवर्नमेंट को मिला उसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी नहीं क्रिएट हुई, क्योंकि टैक्स की ये प्रॉपर्टी है कि जिस पर्सन से ये कलेक्ट किया गया उसके ऊपर खर्च करना गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी नहीं है। खर्च कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। तो टैक्स एक रेवेन्यू रिसीट इसलिए हुआ कि इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी नहीं क्रिएट हो रही है। दूसरी, गवर्नमेंट की एसेट में कोई कमी नहीं आ रही है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसलिए टैक्स इनकम जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट हो गई। अब इस रेवेन्यू रिसीट को भी हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। पूरी रेवेन्यू रिसीट्स को गवर्नमेंट दो पार्ट में डिवाइड करती है बजट में। एक तो उसे
टैक्स से जो कलेक्शन हो रहा है उसे टैक्स रेवेन्यू कहा जाता है। और टैक्स के अलावा जितने भी सोर्सेस से इनकम हो रहा है उनको नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट कहा जाता है। तो टैक्स रेवेन्यू क्या होगा? टैक्स रेवेन्यू रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ रिसीट्स फ्रॉम टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज imposed by government, and tax is a compulsory payment made by people and companies to the government without reference to any direct benefit in return। ये तो टैक्स रेवेन्यू हो गई जिसके अगेंस्ट ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है ना तो गवर्नमेंट की एसेट में कोई कमी आ रही। अगर इस टैक्स रेवेन्यू, जो भी टैक्स रेवेन्यू, इस तरीके की जितनी भी रेवेन्यू गवर्नमेंट की हो रही है उसको हम क्लासिफाई करें, या जो गवर्नमेंट का पूरा टैक्स रिजीम है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, इसको हम इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट और इंसिडेंस क्या है। जिस पर्सन पे टैक्स लगाया जाता है, जिस पर्सन की लायबिलिटी टू पे होती है उसे इम्पैक्ट कहा जाता है, टैक्स इम्पैक्ट कहा जाता है। यानी जिस पर्सन की लायबिलिटी टैक्स को पे करने की है उसे टैक्स इम्पैक्ट कहा जाता है। और जो पर्सन एक्चुअली टैक्स को बियर करता है, एक्चुअल बर्डन जिसके ऊपर पड़ता है, उसे इंसिडेंस ऑफ टैक्स कहा जाता है। तो अगर किसी सेम पर्सन पे इम्पैक्ट और इंसिडेंस सेम पर्सन पे हो तो उसे डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। इम्पैक्ट मीन्स हो गया लायबिलिटी टू पे और इंसिडेंस मीन्स हो गया एक्चुअल बर्डन। अगर सेम पर्सन पे पड़े तो उसे उस तरीके के टैक्स को डायरेक्ट टैक्स कहा जाएगा। लेकिन अगर इम्पैक्ट और इंसिडेंस डिफरेंट पर्सन पे पड़े तो उस तरीके के टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाएगा। यहां पे इस तरीके से, एक तरीके से और दोनों के बीच में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। एक ऐसा टैक्स जिसकी शिफ्टिंग पॉसिबल ना हो, यानी इम्पैक्ट और इंसिडेंस सेम पर्सन पे पड़ गया, उसे डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। और एक ऐसा टैक्स जिसकी शिफ्टिंग पॉसिबल हो, जिसको शिफ्ट करना पॉसिबल हो, यानी उसका इम्पैक्ट और इंसिडेंस डिफरेंट पर्सन पे हो, तो उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। जैसे इसको एग्जांपल से और अगर हम क्लेरिफाई करें तो जो आपकी इनकम पे, किसी भी पर्सन की इनकम पे जो टैक्स लगता है उसकी लायबिलिटी टू पे यानी इम्पैक्ट और इंसिडेंस उसी सेम पर्सन पे होता है। इसीलिए इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी की बात हम करें तो इन केस ऑफ जीएसटी द लायबिलिटी टू पे टू द गवर्नमेंट ऑन द सेलर, सेलर के ऊपर इसकी लायबिलिटी होती है पे करने की, गवर्नमेंट को पे करने की लायबिलिटी होती है सेलर के ऊपर। लेकिन जो एक्चुअल बर्डन आता है वो कंज्यूमर के ऊपर चला जाता है, क्योंकि सेलर कंज्यूमर से कलेक्ट कर लेता है, या दूसरे वर्ड्स में कहें कंज्यूमर के ऊपर सेलर अपने टैक्स को शिफ्ट कर देता है।
तो ये जो टैक्स सोर्सेस हैं गवर्नमेंट के, ओवरऑल दो जगहों से मिलके बनते हैं। एक तो डायरेक्ट टैक्स सोर्स हो गया और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स सोर्स हो गया। तो यहाँ पे एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन बन सकते हैं सीबीएसई एग्जाम में, और पिछले बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं। एक तो टैक्स क्या है, दूसरा डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो आप दोनों टैक्स के बीच में डिफरेंस इम्पैक्ट और इंसिडेंस से बता सकते हो। अगर इम्पैक्ट, किसी भी टैक्स का इम्पैक्ट और इंसिडेंस सेम पर्सन पे पड़े तो वो डायरेक्ट टैक्स होगा, और अगर किसी भी टैक्स का इम्पैक्ट और इंसिडेंस डिफरेंट पर्सन पे पड़े तो वो इनडायरेक्ट टैक्स होगा। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये सारे डायरेक्ट टैक्सेस हैं। जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सारे हमारे टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस में इनडायरेक्ट टैक्सेस में शामिल किए जाते हैं। अब बात आती है, रेवेन्यू रिसीट का पहला पार्ट हमने स्टडी कर लिया, जिसमें हमने टैक्स सोर्सेस को जाना है, डायरेक्ट टैक्स सोर्स और इनडायरेक्ट टैक्स सोर्स। अब दूसरा पार्ट ऐसा भी है, गवर्नमेंट को ऐसी भी रेवेन्यू रिसीट मिलती है जो टैक्स के अलावा भी होती है, जिनको टैक्स फॉर्म में गवर्नमेंट नहीं कलेक्ट करती है, उनको नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस कहा जाता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस रिफर्स टू द रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेस other than those of tax receipts. The main sources of non-tax revenue are interest. गवर्नमेंट जो लोन दे रखी है उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट होगा। अब ये सोचिए, इंटरेस्ट कैसे रेवेन्यू रिसीट होगा? क्या ये दोनों कंडीशंस पूरी कर रहा है जो कंडीशंस रेवेन्यू रिसीट की हैं? जो इंटरेस्ट मिल रहा है गवर्नमेंट को लोन के अगेंस्ट, उससे ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है और ना तो गवर्नमेंट की एसेट में कोई कमी आ रही है। इसलिए ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है और ना तो एसेट में कोई कमी आ रही है। ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। इसलिए गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट से, अपने दिए गए लोन के अगेंस्ट इंटरेस्ट से कमाई करती है, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्सेस हो गए। इसी तरीके प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स, गवर्नमेंट जितने भी एंटरप्राइजेस रन करती है, अभी आपने गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स में भी पढ़ा कि मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, तो इन एंटरप्राइजेस से जो प्रॉफिट और डिविडेंड अर्न करती है गवर्नमेंट, वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू है। फीस रिफर्स टू चार्जेस इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट टू कवर द कॉस्ट ऑफ recurring services provided by it. For example, court fees, registration fees, import fees, etc. तो इन सर्विसेज के अगेंस्ट में गवर्नमेंट जो चार्जेस इम्पोज करती है, जो इन सर्विसेज को यूज करते हैं उन्हें इन सर्विसेज के अगेंस्ट फीस गवर्नमेंट को पेमेंट करती है। ये भी गवर्नमेंट के नॉन टैक्स रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स है। गवर्नमेंट लाइसेंस फी के फॉर्म में भी नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करती है। बहुत तरीके के लाइसेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, जैसे किसी को गन रखने का लाइसेंस दे रही है, नेशनल परमिट कमर्शियल व्हीकल्स को दे रही है। तो ऐसे लाइसेंस जिनको भी हासिल होते हैं उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट को फीस देनी पड़ती है, उसी को लाइसेंस फी कहा जाता है। इसी तरीके फाइन एंड पेनल्टीज, जो लॉ को ब्रेक करते हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट
डिफरेंट तरीके की फाइन्स लगाती है, ये भी नॉन टैक्स रेवेन्यू है। रिसीट जिनके कोई लीगल हियर नहीं है या लीगल विल लिखे बिना ही अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो कह सकते हो कि जिनके कोई लीगल क्लेम नहीं है जिनकी प्रॉपर्टी का उनकी डेथ के बाद, ऐसी सारी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ऑक्युपाई कर सकती है। तो ये भी एक नॉन टैक्स रेवेन्यू का सोर्स है। गिफ्ट एंड ग्रांट, गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप के गिफ्ट और ग्रांट्स फॉरेन गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिसीव करती है। फॉरफीचर्स, जो कोर्ट ऑर्डर ब्रेक करते हैं उन पे जो पेनल्टीज लगाई जाती हैं या गवर्नमेंट ऑर्डर के नॉन फुलफिलमेंट या कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने के अगेंस्ट जो पेनल्टीज होती हैं वो फॉरफीचर्स होती हैं। कुछ स्पेशल असेसमेंट्स भी गवर्नमेंट लगाती है। मान लीजिए गवर्नमेंट के किसी डेवलपमेंट वर्क की वजह से किसी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ गई तो वहाँ से भी गवर्नमेंट स्पेशल असेसमेंट के थ्रू नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स कलेक्ट कर सकती है। जितने भी एग्जाम्पल आपको बताए गए, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स या पिछले एग्जाम्पल इंटरेस्ट, प्रॉफिट, फीस, लाइसेंस फीस, गिफ्ट, ग्रांट, ये सब रेवेन्यू रिसीट हैं गवर्नमेंट के, क्योंकि ये दो कंडीशंस पूरी करते हैं। पहली कंडीशन उसमें से ये है कि ये सारी receipts neither creates a liability for government nor reduces any assets of the government। तो जहां पे ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी, जिस इनकम गवर्नमेंट की जिस इनकम को ये दो कंडीशंस फुलफिल करेंगी उनको गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू रिसीट मानेगी, उनको रेवेन्यू रिसीट का हिस्सा माना जाएगा। रेवेन्यू रिसीट का अगर हम एक डिटेल फिर से स्ट्रक्चर बनाएं तो यहाँ पे टैक्स रेवेन्यू आ सकती है, नॉन टैक्स रेवेन्यू आ सकती है। टैक्स रेवेन्यू में हमने अभी डिटेल बताया कि डायरेक्ट टैक्स आएगा और इनडायरेक्ट टैक्स आएगा। नॉन टैक्स रेवेन्यू में डिविडेंड टैक्स, रिसीट्स फ्रॉम सेल एंड गवर्नमेंट कमोडिटीज एंड सर्विसेज, फाइन एंड पेनल्टीज, ये सारा डिटेल हमने आपको बता दिया। तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बन सकता है गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसीट का। अब हम आते हैं कैपिटल रिसीट्स पे कि कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं। अभी जो दो कंडीशंस हमने बताई आपको, वहां पे बोथ कंडीशंस का सेटिस्फाई होना कंपलसरी था, लेकिन कैपिटल रिसीट में हमें दोनों में से किसी एक कंडीशंस, ये जो दो कंडीशन गिनाई जा रही हैं, कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकंड, दोनों में से किसी एक कंडीशन के सेटिस्फाई होने से कैपिटल रिसीट में हम उसको कैटेगराइज कर लेंगे। तो अगर कैपिटल रिसीट की डेफिनेशन दी जाए, कैपिटल रिसीट रेफर्स टू दोज रिसीट्स which either create a liability or cause a reduction in assets of the government। यानी कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स होगी जो ऐसी इनकम सोर्सेस होंगी जो गवर्नमेंट के लिए या तो लाइबिलिटी क्रिएट कर दें, कॉज लाइबिलिटी टू द गवर्नमेंट, या फिर उससे गवर्नमेंट की असेट्स में कमी आ जाए, उनको हम कैपिटल रिसीट्स कहेंगे। देखिए, इसको हमने इस तरीके से समराइज किया कि या तो गवर्नमेंट की असेट में कमी आ जाए, असेट डिक्रीज हो जाए, या फिर गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए। ऐसी इनकम जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, उसको कैटेगराइज किया जाएगा गवर्नमेंट की कैपिटल रिसीट में। तो वो सारी रिसीट, इस तरीके की सारी इनकम जो या तो गवर्नमेंट के लिए एक लायबिलिटी क्रिएट कर दे या फिर गवर्नमेंट की एसेट में कमी ला दे, उसको कैपिटल रिसीट में कैटेगराइज किया जाता है। कैपिटल रिसीट के सोर्सेस क्या हैं?
कैपिटल रिसीट के सोर्सेस की बात करें तो सबसे पहला सोर्स है गवर्नमेंट का, वो है बोरोइंग। अब बोरोइंग कैसे कैपिटल रिसीट हुआ, इसको समझने की कोशिश करिए। आप अपने ऊपर इस एग्जाम्पल को अप्लाई करके भी समझ सकते हैं। आप किसी से अगर बोरो करते हैं तो आपको उस बोरोइंग को रिटर्न भी करना होता है, यानी एक लायबिलिटी क्रिएट होती है उसके अगेंस्ट। तो जो गवर्नमेंट बोरो करती है उसको पैसा तो मिला, इनकम तो मिली, लेकिन उसके अगेंस्ट एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई, लायबिलिटी गवर्नमेंट की क्रिएट हो गई। इसलिए बोरोइंग को कैपिटल रिसीट माना जाता है। टैक्स को क्यों कैपिटल रिसीट नहीं माना जा सकता है? क्योंकि जो गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है उसके अगेंस्ट लायबिलिटी नहीं क्रिएट होती है, लेकिन बोरोइंग के अगेंस्ट लायबिलिटी क्रिएट होती है। इसलिए बोरोइंग को जो है कैपिटल रिसीट माना जाता है। अब बोरोइंग कहीं से भी हो सकती है, ओपन मार्केट यानी पब्लिक से भी हो सकती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोरोइंग गवर्नमेंट कर सकती है, फॉरेन गवर्नमेंट से बोरोइंग कर सकती है, लोन ले सकती है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से जैसे वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भी बोरोइंग कर सकती है। और ये सारी बोरोइंग्स कैपिटल रिसीट इसलिए मानी जा रही हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट के लिए एक लायबिलिटी क्रिएट करती हैं, लायबिलिटी टू पे, इसको रिटर्न करने की एक लायबिलिटी गवर्नमेंट इन सारी रिसीविंग के अगेंस्ट गवर्नमेंट के लिए क्रिएट होती हैं। दूसरा कैपिटल रिसीट का एग्जाम्पल दिया जाता है कि रिकवरी फ्रॉम लोन। दूसरा एक एग्जाम्पल हम यहां पे देखते हैं, रिकवरी फ्रॉम लोन। रिकवरी फ्रॉम लोन, गवर्नमेंट ने जो लोन बांट रखे थे, अभी आपने रेवेन्यू रिसीट में पढ़ा, उसके अगेंस्ट जो इंटरेस्ट मिलता था वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसीट था। लेकिन अगर गवर्नमेंट के ऐसे लोन की रिकवरी हो गई, ऐसे सारे गवर्नमेंट के लोन रिकवर हो गए, वापस आ गए, तो गवर्नमेंट का एक ऐसा सोर्स बंद हो गया जहां से इंटरेस्ट मिलती थी, यानी उसकी एसेट में कमी आ गई। तो इस तरीके से रिकवरी ऑफ लोन गवर्नमेंट की एसेट को रिड्यूस करता है, इसलिए रिकवरी ऑफ लोन भी एक कैपिटल रिसीट हुआ। तीसरा जो कैपिटल रिसीट का एग्जाम्पल दिया जाता है, डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का जस्ट अपोजिट डिसइन्वेस्टमेंट होता है। Disinvestment refers to the act of selling a part of or the whole of shares of selected public sector undertaking held by government or public enterprises। तो गवर्नमेंट अगर डिसइन्वेस्टमेंट करती है, सेल ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, तो ये भी कैपिटल रिसीट होगा क्योंकि गवर्नमेंट की एसेट्स में कमी आ रही है, जो गवर्नमेंट की एसेट्स थी उसमें कमी आई। इस तरीके से कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स होंगी जो आइदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट और रिड्यूसेस एन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी इन दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर पूरी हो जाए तो उसको हम कैपिटल रिसीट में कैटेगराइज करेंगे। कैपिटल रिसीट को पढ़ने का एक तरीका इस तरीके से भी हो सकता है कि कैपिटल रिसीट्स
डेट क्रिएटिंग भी होती हैं और नॉन डेट क्रिएटिंग भी होती हैं। यानी गवर्नमेंट को जो कैपिटल रिसीट्स के फॉर्म में इनकम मिली वो डेट क्रिएटिंग भी हो सकती है और नॉन डेट क्रिएटिंग भी हो सकती है। डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट क्या होती हैं? डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स आर बोरोइंग मेड बाय द गवर्नमेंट, यानी जो डेट क्रिएट कर दें गवर्नमेंट के लिए। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है बोरोइंग। बोरोइंग जो होगा वो डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट होगा, उसके अगेंस्ट एक डेट क्रिएट हो जाएगा, गवर्नमेंट की लायबिलिटीज बढ़ जाएगी, चाहे वो आरबीआई से ले, चाहे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ले, गवर्नमेंट कहीं से भी ले। और दूसरी हो गई नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स में दो चीजें आएंगी, एक तो जो गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है और दूसरा रिकवरी ऑफ लोन। तो अभी हमने आपको कैपिटल रिसीट के 3 एग्जाम्पल बताए। पहला तो बोरोइंग, दूसरा आपको हमने बताया रिकवरी ऑफ लोन और तीसरा आपको हमने बताया डिसइन्वेस्टमेंट। तो रिकवरी ऑफ लोन और डिसइन्वेस्टमेंट ये नॉन डेट क्रिएटिंग है, क्योंकि इनके अगेंस्ट कोई डेट गवर्नमेंट के लिए नहीं क्रिएट होता है। लेकिन जो बोरोइंग है वो डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट है। तो अभी कभी कभी आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल में डेट क्रिएटिंग कैपिटल पर्टिकुलर्स मिल सकते हैं, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल पर्टिकुलर्स मिल सकते हैं। तो कैपिटल रिसीट मेनली इन्हीं तीनों पार्ट में होती है। कैपिटल रिसीट्स को नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स और डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स के फॉर्म में डिवाइड करके भी हम देख सकते हैं। अब बात आती है कि जो कैपिटल रिसीट्स हैं उनको अगर हम ब्रॉडली कैटेगराइज कर लें तो इनके सब के बारे में आपको हमने बता दिया। बोरोइंग हो गई, रिकवरी ऑफ लोन हो गया और फिर डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। गवर्नमेंट स्मॉल सेविंग्स भी प्रमोट करती है पोस्ट ऑफिस के थ्रू, जो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जिसे एनएससी कहा जाता है, किसान विकास पत्र, ये सारा कुछ इशू करती है। लेकिन और अपने पैसा कलेक्ट करती है, लेकिन इन सारे सर्टिफिकेट के अगेंस्ट गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट होती है, फ्यूचर में उन्हें पे करना पड़ता है। तो ये सारे सोर्सेस कैपिटल रिसीट्स के सोर्सेस हो गए। तो जो गवर्नमेंट की कमाई हो गई, बजट का जो बड़ा हिस्सा कमाई का हिस्सा हो गया, उसके 2 पार्ट हो गए। एक तो रेवेन्यू रिसीट हो गया और दूसरा कैपिटल रिसीट हो गया। ये सारा कुछ बजट रिसीट का पार्ट हो गया। रेवेन्यू रिसीट क्या है, कैपिटल रिसीट क्या है, इसके बारे में डिटेल हमने जान लिया। अब हम आते हैं बजट एक्सपेंस के बारे में। बजट एक्सपेंडिचर्स क्या है या बजटरी एक्सपेंडिचर क्या है? बजटरी एक्सपेंडिचर के 2 पार्ट होंगे। पहला होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमने शुरुआत में यह सेग्रीगेशन आपको बता दिया था कि बजटरी रेवेन्यू क्या होती है, बजटरी रिसीट्स क्या होती है और बजटरी एक्सपेंडिचर क्या होती है। बजटरी रिसीट में आपकी आ गई रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट्स, ये रिसीट्स को शो कर रही हैं। और एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के फॉर्म में होते हैं। अब हम इसी को लेते हैं, आपने इसको भी पढ़ लिया, इसको भी पढ़ लिया और समझ लिया। अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है इसके डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का क्या है। बजट एक्सपेंडिचर revenue expenditure refers to the expenditure which neither creates any asset nor causes a reduction in any liability of the government. Expenditure that does not reduce the liability of the government nor expenditure that does not lead to the creation of assets
जहां पे ये बोथ कंडीशन, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, ऐसा सारा खर्चा, ऐसा सारा एक्सपेंडिचर कैटेगराइज किया जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। नॉर्मली ये रिकरिंग नेचर का होता है। गवर्नमेंट फंक्शनिंग के लिए जितने भी प्रोविजन, गवर्नमेंट फंक्शनिंग और सर्विसेज के लिए जो प्रोविजन किए जाते हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट ये खर्चे करती है। लेकिन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ऐसे सारे खर्चे रेवेन्यू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कैटेगराइज किए जाएंगे जो ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी में कोई कमी लाएं और ना तो गवर्नमेंट के लिए कोई एसेट क्रिएट करें। हम कोई खर्चा कर रहे हैं तो हमको कोई चीज तो मिलनी चाहिए ना। उसके अगेंस्ट अगर कोई चीज भी नहीं मिल रही है, यानी ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, ना तो हमारी कोई लायबिलिटी में कमी आ रही है और ना तो कोई एसेट क्रिएट हो रही है, ऐसा सारा एक्सपेंस गवर्नमेंट का कैटेगराइज कर दिया जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाएगा। यानी गवर्नमेंट जो खर्चे करती है अपने ऑफिशियल्स, अपनी सर्विसेज देने के लिए, उनके पेमेंट के लिए, हेल्थ सर्विसेज के लिए, ग्रांट जो देती है स्टेट को, डिफेंस सर्विसेज के लिए, तो वो सारी चीजें जो हैं, ऐसे सारे खर्चे कैटेगराइज किए जाएंगे रेवेन्यू रिसीट्स में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अगर एग्जांपल की बात करें तो जो इंटरेस्ट पे किया जाता है लोन पे, वो एक तरीके का ऐसा खर्चा है कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। दूसरा, जो ग्रांट दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, डिफेंस सर्विसेज, ऑफिसर्स सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए जो सैलरीज और पेंशन दिए जाते हैं, हेल्थ सर्विसेज, सब्सिडीज जो दी जाती हैं, वो सब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अब बात आती है कैपिटल एक्सपेंडिचर की, कि ऐसा कौन सा खर्चा होगा जो गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर पे इंक्लूड किया जाएगा। तो ऐसा कोई भी खर्चा गवर्नमेंट का जो उसकी लायबिलिटी में कमी ला दे या फिर उसके लिए एसेट क्रिएट कर दे, यहां और की बात हो रही है, दोनों में से कोई एक पूरा हो जाए, वो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी हो जाए, वो गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर व्हिच आइदर क्रिएट्स एन एसेट और कॉजेज अ रिडक्शन इन द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, उसको कहा जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो सारे एक्सपेंडिचर जो होंगे गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। अगर इनके एग्जाम्पल्स की बात की जाए, एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, एक तरीके की ये एसेट्स सारी क्रिएट होंगी और अगर गवर्नमेंट इस तरीके के खर्चे करती है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, लोन एंड एडवांसेस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, इस तरीके के खर्चे। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल, बिल्डिंग, हॉस्पिटल्स, रीपेमेंट ऑफ लोन, यानी जो लायबिलिटी में कमी ला रही, इस तरीके के सारे खर्चे गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड किए जाएंगे। आपको कंडीशंस याद रखनी है और वो कंडीशंस एसेट्स और लायबिलिटी के बेसिस पे बनाई गई हैं। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, अगर गवर्नमेंट ऐसा कोई भी खर्चा करती है जिससे गवर्नमेंट की एसेट बढ़ जाए और लायबिलिटी में कमी आ जाए, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिस बन रहे हैं, ये चारों
टर्म समझने के, चाहे वो रेवेन्यू रिसीट हो, कैपिटल रिसीट हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, उन चारों के बेसिस असेट और लायबिलिटी के बेसिस पे कैटेगराइज किए जाते हैं। तो सीबीएसई एग्जाम में आपको इस तरीके के एग्जाम्पल पर्टिकुलर्स गिवन हो सकते हैं जहां पे आपको ये बताना पड़े कि ये पर्टिकुलर कैपिटल रिसीट है कि रेवेन्यू रिसीट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लें, सब्सिडीज। ये आपके एग्जाम में आ गया, बताइए ये किस तरीके या गवर्नमेंट बजट में इसे हम कहां कैटेगराइज करेंगे। तो हमें सब्सिडीज के नेचर के बारे में समझना होगा। सब्सिडीज जो दी जाएंगी गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देगी, यानी कोई एसेट नहीं क्रिएट होगी एक तरीके से, और ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी में कोई कमी आएगी। नाइदर क्रिएट एनी एसेट nor reduces any liability of the government. So subsidies are categorized in revenue expenditure of the government. लेकिन अगर यहीं पे कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग की बात की जाती तो इसके अगेंस्ट एक तरीके की असेट क्रिएट हो रही है, इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। तो आप जो भी पर्टिकुलर आपके एग्जाम में गिवन हो उस पर्टिकुलर के नेचर को समझने को कोशिश करिए, उसको एसेट क्रिएशन या रिडक्शन इन लायबिलिटी के बेसिस पे समझने की कोशिश करिए, तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और आप अच्छे मार्क्स एग्जाम में पा पाएंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही कि बजटरी स्ट्रक्चर क्या होता है, मेजरली बजट किन दो पार्ट में बटा हुआ है उसको हमने पढ़ा और जाना। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बजटरी बैलेंस की बात करेंगे, यानी बजट का जो स्ट्रक्चर आज हमने पढ़ा उसमें दो पार्ट हो गए, बजटरी एक्सपेंस एंड बजटरी रिसीट्स। जब ये एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं तो क्या होता है उसको पढ़ते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।